इस प्रोग्राम के 3 हिस्से हैं। बिग्राम एयर बेस अमरीकी जंगी हिकमत अमली के एतबार से क्यों अहम है। दूसरा हिस्सा जो है इसका है दुनिया की अजीम ताकतों का मुकाबला। और इसका तीसरा जो है हिस्सा है वो है दूसरी सर्द जंग। यूएस की जो अब डिमांड है कि मैं आके बिग्राम वो जो एयर बेस है उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ, जस्ट अ मूव अगेंस्ट द सेंट्रल एशिया। अस्सलाम वालेकुम, सैयद मोहम्मद जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। बिग्राम एयरबेस जो कि अफगानिस्तान में वाक़ई है, इसकी एक जियोग्राफिकल लोकेशन है दुनिया के पर्सपेक्टिव से। इसका जो ड्राइविंग डिस्टेंस है फ्रॉम काबुल वो है 60 किलोमीटर्स। इसका जो एरियल डिस्टेंस है फ्रॉम चाइना की वाकाहान कॉरिडोर से वो है 500 किलोमीटर्स, और इसका जो फ़िज़ाई फासला है इंडियन बॉर्डर से वो है 600 किलोमीटर्स। इसके अलावा यूएस बेसेस और भी हैं मिडल ईस्ट में, जो कि कतर में है, यूएई में है, कुवैत में है, सऊदी अरेबिया में है, जॉर्डन में है, और इसके अलावा ओमान में भी है। अगर ये ना हो बिग्राम बेस इनके पास, तो इनका पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम बेस बिटवीन अफगानिस्तान एंड द बेस वो है 1600 किलोमीटर, यानी 1600 किलोमीटर, और वो है वाकई यूएई में। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन फैली हुई है हर जगह कि ये बनाई थी रूस ने, जबकि ये यूएसएसआर कहलाता था, और ये टाइम पीरियड है कोल्ड वॉर का। तो 1950 के अराउंड उन्होंने ये एयर बेस बनाई थी बिग्राम। उसके बाद 9/11 का वाक़या हो गया 2001 में, और अमेरिका की एंट्री होती है अफगानिस्तान में, और उन्होंने इसको लार्जेस्ट बेस बनाया विद इन अफगानिस्तान, और इसको 20 साल अपने पास रखा। फिर ऑल ऑफ अ सडन 2021 में अचानक सब कुछ लपेट के और वो वहाँ से रफू चक्कर हुए। जो 20 साल जो पीरियड था उसमें उन्होंने तालिबान से ताल्लुकात अस्तवार कर लिए थे, और अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, लेकिन बगैर किसी तारीख के और वक्त का तयन किए या उनको बताए बगैर अचानक वो सब यहाँ से छोड़ छाड़ के चले गए, अपना इक्विपमेंट तक छोड़ गए। तो ये था अरसा कोई 20 साल का। इसके बाद 2021 ऑनवर्ड्स जो है तालिबान के कंट्रोल में आई है एयरबेस, और अब जैसे कि आप जानते हैं अमेरिका चाह रहा है वो वापस अपना कंट्रोल उसमें हासिल कर लें। दूसरा हिस्सा था कि दुनिया की अजीम ताकतों का मुकाबला। तो ये मैं जिक्र कर रहा हूँ 19th सेंचुरी का, 1800। एक इस्तेलाह उस ज़माने की है ग्रेट गेम। It was a regional conflict between British and former USSR, और जिसमें जो बरतानिया था उनको ये खौफ था कि भाई ये जो उस वक्त जो रशिया है ये कहीं साउथ में ना आ जाए, कहीं जुनूब में ना आ जाए, और वहाँ एक्सपैंड ना कर जाए, वहाँ इंडिया में कब्जा ना हो जाए, सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा ना हो जाए, जब एक था ये सब कॉन्टिनेंट। और रशिया को भी खतरा था कि कहीं ब्रिटिश जो है सेंट्रल एशिया में ना घुस जाके अफगानिस्तान में कब्जा ना कर ले, पर्शिया में, यानी कि उस वक्त जो ईरान था, तिब्बत में ना घुस जाए। सेंट्रल एशिया से है तो एक टर्म, इसमें काफ़ी सारे ममालिक जो हैं वो आते हैं। मिसाल के तौर पे कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। तो ये तमाम स्टेट्स को जोड़े जो कि यूएसएसआर का हिस्सा रह चुके हैं, ये उसमें शामिल थे। तो उसके बाद आती है 20th सेंचुरी, यानी कि 1900s का पीरियड। ग्रेट गेम जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। उस वक्त वो एक रीजनल पावर राइवलरी थी, और ये फिर बन जाती है ग्लोबल, यानी कि आलमी सतह पे ये चीज़ चलती है, और उसमें नए प्लेयर्स कह लें या नए किरदार आ जाते हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन से लेस हैं। और इसका जो सक्सेसर टर्म है वो है कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर क्या थी? इट वाज लाइक ग्लोबल डेडलॉक बिटवीन टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज, बिटवीन ऐसे ब्लॉक जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, जो ख़तरनाक हैं, जिसका पोटेंशियली जंग की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। इतना ख़तरनाक मुकाबला था, और वो दोनों चाह रहे हैं, दोनों ब्लॉक चाह रहे हैं कि सेंट्रल एशिया पे इन्फ्लुएंस हो उनका। जब ये दौर गुजर गया तो उसको भी कुछ एनालिस्ट हैं उन्होंने न्यू ग्रेट गेम का टर्म उसको भी दी, यानी कि कोल्ड वॉर को। तो पहले एक ग्रेट गेम थी, उसके बाद न्यू ग्रेट गेम।
कहलाई। तो ये थोड़ा सा इसका तारुफ करा दूं कि जो कोल्ड वॉर थी वो थी फ्रॉम 1947 से 1991। ये ख़त्म हुई थी विद द डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर, जब यूएसएसआर टूट गया और उसको रशिया कहलाया जाने लगा। तो दो जो ब्लॉक्स थे, एक वेस्टर्न ब्लॉक था और एक ईस्टर्न ब्लॉक था। तो वेस्टर्न ब्लॉक वो था जो कि अराउंड यूएस गैदर्ड थे, या हम ख्याल थे उसके, या हम ख्याल ग्रुप कह लें। कैपिटलिस्ट से इसमें कैपिटलिस्ट ब्लॉक कह लें, फ्रीडम ब्लॉक कह लें, फ्री ब्लॉक कह लें, अमेरिकन ब्लॉक कह लें। और इनका जो था, जो आइडियोलॉजी थी, दैट वाज एंटी सोवियत, एंटी सोशलिस्ट। और इसमें जो ममालिक शामिल थे उसमें वेस्टर्न यूरोप था, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, इनमें जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें शामिल थी। तो एक नज़रियात जो कि एंटी सोवियत, एंटी कम्युनिस्ट, एंटी सोशलिस्ट थे, ये इकट्ठे हो गए थे। दूसरा ग्रुप जो एज सेड अर्लियर ईस्टर्न ब्लॉक था, ये वो थे जो कि रशिया के गिर्द इकट्ठे हो गए थे, जो सोवियत के गिर्द इकट्ठे हो गए थे। वो उनको आप कम्युनिस्ट ब्लॉक के कह लें, उनको सोशलिस्ट ब्लॉक कह लें, उनको वर्कर्स ब्लॉक कह लें, या सोवियत ब्लॉक भी कह सकते हैं। और ये किस आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे? दे बिलीव्ड इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। और इसमें जो कंट्रीज शामिल थे अपने सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप है, एशिया की थे, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका की। तो ये इन दो ग्रुप्स के दरम्यान मुकाबला था। और इसके बाद जो हमारा तीसरा हिस्सा है वो है दूसरी सर जंग। एक टर्म जो कि एन इस्तेमाल कर रहे हैं और लेकिन इतनी आम नहीं है। और ये किस तरह हमारे आज के सेशन का जुड़ती है, वो ये है कि 21st सेंचुरी यानी कि 20s का जो ज़माना है, इसमें जियोपॉलिटिकल राइवलरी, जियोपॉलिटिकल से मुराद है कि जो कंट्री की सिचुएशन है, यानी कि कोई कंट्री जो जियोग्राफिकली लोकेटेड है दुनिया के अंदर, उसकी जो स्ट्रेंथ आती है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, पावर आती है, उसके इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स आते हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें इस वक्त जो मौजूदा अगेन वो दो ब्लॉक्स हैं, एक वेस्टर्न ब्लॉक है जिसमें यूएसए है और नीटो की जो जिनका अलायंस है वो कंट्रीज़ हैं, और दूसरा ईस्टर्न ब्लॉक है, उसमें इस दफ़ा रशिया है, चाइना है और नॉर्थ कोरिया है। और ये इन दो के दरमियान एक जियोपॉलिटिकल राइवलरी है। अब रशिया को क्या परेशानी है, यानी कि जो ईस्टर्न ब्लॉक है उस और उससे जो एसोसिएटेड ममालिक हैं, उनको क्या परेशानी है? उनकी परेशानी यहाँ से है कि जो नेटो है, जो कि फॉर्म हुई थी, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो फॉर्म हुई थी फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो इसमें जो है पोस्ट यूएसएसआर स्टेट्स जो हैं वो शामिल हो गई। इसके बाद वॉर्सो पैक्ट की जो कंट्रीज थी, जो कि एक्चुअली रशिया ने किया था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी टूट के 12 कंट्रीज अब तक इसमें ऐड हो चुकी हैं। एंड द ग्रोथ इज ऑन, और वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो दिस हैज़ बिकम अ थ्रेट टू रशियन सिक्योरिटी। जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं वहाँ के रशिया के, व्लादिमीर पुतिन, वो 2000 से इन पावर हैं। ही इज़ अ डिफैक्टो लीडर, ऑल्दो कि उनके जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट है, एज प्राइम मिनिस्टर भी है, एज प्रेसिडेंट भी है, लेकिन उनको डिफैक्टो इसलिए कहते हैं कि वो पसे पर्दा हो या इन फ्रंट हो तो वो एक्टिव हैं, और वो 2000 से एक्टिव हैं और 2025 में हम खड़े हुए हैं। ही इज़ कॉन्स्टेंटली फाइटिंग द वेस्टर्न ब्लॉक लिबरल इंटरनेशनलिज्म, और वो अपने साथ अपनी ऑर्थोडॉक्स डॉक्ट्राइन, ऑटोनमी और नेशनलिज्म, इनको साथ लेके चल रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स से हमारा जो रिवायती चीज़ें हैं उनके साथ हैं उनको। इस अगर हम चाइना को देखें ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर, उनको अंदाज़ा है वेस्टर्न इंटरफियरेंस का, वो भी सोसाइटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो यूक्रेन की सॉवरेनिटी को अहमियत देते हैं। वो एक्नॉलेज करते हैं कि रशिया के जो कंसर्न्स विद द ग्रोथ ऑफ द नेटो, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, ये सारे कुछ बातें वो एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन वो इस बात को वोट नहीं देते कि वो कंडेम नहीं करते कि जो एग्रेशन है रशिया की ऑन यूक्रेन। तो वो उनको पता है अगर ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो इकोनॉमिक कंडीशंस में ना फंस जाएंगे, उनकी पाबंदियों में ना फंस जाएँ, दैट वुड बी डिफ़िकल्ट टू रन द कंट्री, जिस तरह की उनकी एक रोबस्ट किस्म की प्रोग्रेस है। तीसरी जो कंट्री का मैंने जिक्र किया इस ज़मीन में, वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया इज़ अ डिक्टेटरशिप
totalitarian sort of control, or that revolves around Kim's family, जैसे कि इसको कहते हैं पर्सनालिटी कल्ट। इन्होंने भरपूर साथ दिया रशिया का। उन्होंने अपने पर्सनल जो हैं वो रशिया भेजे टू फाइट अगेंस्ट द यूक्रेन अंडर द रशियन कमांड। ऑल्दो इट्स नॉट बीइंग एडमिटेड बाय रशिया, अगर वक्त के साथ ये बात सही या गलत साबित हो जाएगी, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें घूम रही हैं यहाँ पे। तो ये सारा कुछ बयान करने का मकसद ये है कि जो यूएस की जो अब डिमांड है कि मैं आके बेग्राम लोकेशन पे वो जो एयरबेस है उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ, जस्ट अ मूव अगेंस्ट द सेंट्रल एशिया। It's a move to get closer to China. It's a move to get closer to Russia and the associated countries. So this is how people have looked at it, and they're calling it as a second Cold War. ये इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन it's there and it makes sense to me. उम्मीद है आप मुझसे एग्री करेंगे। Thank you very much. Until next time. खुदा हाफिज़।